my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, ये कौन कौन सी बॉन्डिंग थ्योरीज हैं जिससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप पहले पढ़कर आए थे केमिकल बॉन्डिंग में, रिमेंबर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी और आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, जिससे आप उनके स्ट्रक्चर्स का पता लगा पाते थे कि उनके क्या स्ट्रक्चर रहे होंगे, क्या उनमें लॉन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम अब वो थ्योरीज किस पे पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बेटा जी, ये जो बॉन्डिंग थ्योरीज होंगी इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे समझिए कि क्वेश्चन आने के जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो इस बॉन्डिंग थ्योरी से हैं। ठीक है, अब इस बॉन्डिंग थ्योरी में आपका मतलब क्या बोलूं, मैक्सिमम वेटेज जो है, ठीक है, वो इस बॉन्डिंग थ्योरी में है, क्योंकि ऐसी वैसी कोई एक थ्योरी नहीं है, पूरी की पूरी 4 थ्योरीज हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज वर्नर थ्योरी, जो वर्नर ने दी थी, तो उनके नाम पर ही है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, दूसरी थ्योरी जो है बेटा वो है आपकी जानी मानी, जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, जो पॉलिंग ने दी थी। पॉलिंग याद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, है ना, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया था, रिमेंबर। तो उन्होंने ही इसमें जो कि है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका डेवलपमेंट किया था बेटा। ओके, देखिए अब, यानी कि वैलेंस बॉन्ड डेवलपमेंट से मतलब समझ रहे हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो पहले से थी, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए कैसे कैसे एप्लीकेबल हो सकती है, वो किसने किया, पॉलिंग ने किया। ओके, तो मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, पॉलिंग। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट जो है, दैट इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले बेटा एक थ्योरी लिख लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थर्ड लिखिए। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दी थी पॉलिंग ने, और हमारी एक थ्योरी रह गई जो कि दी थी सिडविक ने, सिडविक। ठीक है, थ्योरी, और आप इसको लिख सकते हो बेटा, सिडविक ने जो थ्योरी दी थी वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो बहुत छोटी सी, ठीक है, हो जाएगी आपकी एक लेक्चर में, बट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिडविक ने जो थ्योरी दी थी, और उसको आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बताते हो, शॉर्ट में बोलते हैं बेटा EAN। ठीक है, तो सिडविक ने EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से एक्सप्लेन किया था कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल हो सकता है, कोई कंपाउंड कितना अनस्टेबल होगा। तो वो सब सिडविक ने किससे एक्सप्लेन किया था, EAN से एक्सप्लेन किया था। देखिए बेटा, ये जो हम बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये तो जानेंगे ही कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा कैसा बॉन्ड बना हुआ है। इन थ्योरीज से हम ये भी समझेंगे कि जो हमारा मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है, देखो बेटा, वो तो बॉन्डिंग तो ये एक्सप्लेन कर ही देंगे, लेकिन बॉन्डिंग के साथ साथ में कोई कितना स्टेबल होगा वो भी ये थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगी, कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, अगर कोई, अब तुमको ये पता है कि अगर कोई काम एक थ्योरी नहीं कर पाती तो उसके लिए क्या देनी पड़ती है, हमें अलग थ्योरी देनी पड़ती है। यानी कि कुछ कमियां वर्नर में रह गई जो कि सिडविक ने पूरी की। वर्नर जो है वो थ्योरी, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमारे पास सिडविक आ गई। सिडविक ने भी कुछ उनके पास एक्सेप्शंस आ गए, इसीलिए हमारे पास नई थ्योरी आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हमारे पास जो फोर्थ थ्योरी है बेटा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अब बेटा ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब ऐसे समझो तुम्हारा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड नहीं होते। हमारे पास एक और थ्योरी होती है जिसको हम फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी।
लिगेंड फील्ड थ्योरी। बेटा ये जो है वर्नर थ्योरी का कोई शॉर्ट नेम नहीं है, उसका है EAN, इसका है VBT, इसका है CFT और इसका है LFT। और अब आप खुश हो जाओ क्योंकि LFT आपके सिलेबस में नहीं है। LFT को पढ़ाया जाता है हायर लेवल्स पर और आपके सिलेबस में सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर खत्म हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बेसिक पार्ट उसने CFT का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये जितने आने वाले लेक्चर्स होंगे बेटा, इन सब में हम बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे। उस बॉन्डिंग में सबसे पहले वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद सिडविक, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, VBT, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, CFT, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बिकॉज बेटा कंसेप्ट करना इनफ नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत 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 जरूरी है। आप जब कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आया तो आपके कॉन्सेप्ट सीखने का क्या फायदा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से वीडियोस मिलेंगी सारी की, एक में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी और जो अगली वीडियो होगी उसमें होंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा जी, और चलो अब शुरू करते हैं हमारी बिल्कुल पहली थ्योरी से। ठीक है, अब ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया ना। ठीक है, जितना पढ़ा है वो बेसिक था, अब उस बेसिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, IUPAC नेमिंग तक हमने कर लिया था, अब हम अपनी पहली थ्योरी शुरू कर रहे हैं विच इज वर्नर्स थ्योरी। और ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये सब क्या एक्सप्लेन कर रही हैं बेटा, ये बॉन्डिंग को बता रही है कि बॉन्डिंग कैसी होगी मेटल और लिगेंड के बीच में। ठीक है बेटा जी, अब आते हैं वर्नर्स थ्योरी पर। देखिए बेटा, पूरा हटा दूं, पूरा हटा देती हूँ और फिर मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, एक चीज बताती हूँ कि लोग, पहले के लोग क्या, मतलब अभी नहीं है ऐसे लोग कि बहुत ज्यादा समझदार है, पहले भी लोग ऐसे हुए हैं जो इतने समझदार हुए कि उन्होंने डिस्कवरी कर ली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जबकि उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था। कैन यू इमेजिन इट। वर्नर्स थ्योरी है बेटा, जो वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी वो उन्होंने अर्ली 90s में दे दी थी। अर्ली 90s मतलब 1893 के अराउंड, अर्ली 90s में मतलब ये, ठीक है समझ रहे हो, 1893 के अराउंड उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वर्नर ने अपनी थ्योरी दे दी थी। और कैन यू इमेजिन इट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है 1897 में। देख लो, मतलब इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है और ये वैलेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था अपने काम के लिए, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं यार, फाउंडेशन का पता नहीं है, हमने बता दिया सब कुछ उसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। और बेटा इनको नोबेल प्राइज इसलिए भी मिला था क्योंकि इन्होंने जो जो बातें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताई थी वो बहुत हद तक सही थी, मतलब कोई पॉस्टुलेट गलत नहीं हुआ था, लिमिटेशन जरूर थी कि वो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर उन्होंने कुछ गलत नहीं बताया था। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे डाल्टन ने बता दिया था ना, पहले गलत बता दिया, पार्टिकल जो एटम है दैट इज इंडिविजिबल, एटम को बांटा नहीं जा सकता, बाद में हमें पता चल गया, है ना। तो इन्होंने कुछ गलत नहीं बताया, मेरी बात समझना, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो बताया सही बताया। ओके, बस हमने आगे चल के उन वैलेंसीज, उन इनकी थ्योरी में जो टर्म यूज हुई थी उनके नाम चेंज करते गए हम, पर इन्होंने बताया सब कुछ सही। सोचो कब दी थी वो थ्योरी। चलो, तो अब अपनी वर्नर थ्योरी हम शुरू करते हैं। मैंने इनकी कहानी तुम्हें बता दी है कि कितने जीनियस टाइप के इंसान थे वर्नर। वर्नर्स थ्योरी, तो बेटा अगर जीनियस थे तो इनकी थ्योरी भी ढंग से पढ़ना, ठीक है, और हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, पोस्टुलेट्स रटने नहीं है, समझने हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आता है बेटा वो सॉल्यूशन चैप्टर का मिक्स होकर आता है। अब तुम्हें लगेगा कि मैम क्या बात कर रहे हो, सॉल्यूशन फिजिकल का चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, सॉल्यूशन से मिक्स होकर आता है और फिर तुम घबरा जाते हो कि ये सवाल करना कैसे है। तो ठीक है, तो तुम इसको ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगी बेटा, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। वर्नर्स थ्योरी, बेटा वर्नर थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन
टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ये बेस्ड है दो तरह की वैलेंसीज पर, कि वर्नर ने बोला कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके अंदर दो तरह की वैलेंसी होगी, ठीक है। एक को उन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को उन्होंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी। तो फटाफट से लिख देते हैं। एक वैलेंसी का नाम उन्होंने दिया, एक का नाम दिया उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो वैलेंसी थी उसका नाम उन्होंने दिया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब देखो बेटा, समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। और समझते क्या है तुमको पहले से याद होगा, जब मैंने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्टिंग कराई थी तो मैंने तुम्हें डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस बताया था। याद करो, याद आया कुछ? हाँ। और वहीं पर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आयनिक बॉन्ड होगा, भाई जो डबल सॉल्ट्स होते थे वो टूट जाते थे, फटाफट पानी में डाले और डिसॉल्व, टूट जाते थे। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि उनमें, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड होता था यार। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से वो पानी में बहुत जल्दी टूट जाते थे। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पानी में डालते थे तो क्या वो टूटता था? नहीं। कौन टूटता था? सिर्फ उसका जो आयोनाइजेशन स्फीयर था वो टूट जाता था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटैक्ट रहता था। वो कहता था मैं अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखूंगा। कुछ याद आ रहा है? आ गया, गुड, बिल्कुल वही है बेटा, जो टूट के चला जाता था। एक पार्ट था बेटा, याद करिए, मैंने इसको इस तरह से लिखा है, MLN+-X। अब यहाँ देखिए, ये मेरा मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये जो मेरा बाहर वाला पार्ट होता था इसको मैंने कहा कि ये टूट के चला जाएगा। K4FeCN6 था, जैसे मैं इसको पानी में डालूंगी 4K+ निकल जाएंगे और FeCN6 4- बच जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? Fe और CN नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो उसने कहा भाई, वर्नर ने कहा, जो देख लो तुम पहले पढ़ के आ चुके हो, मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ तुम्हें वर्नर थ्योरी पढ़ाने की। पहले से पढ़ा हुआ है, दिमाग में है, बस बताना है कि तुमने पढ़ा हुआ है। देखो ध्यान से सुनो, वर्नर ने कहा कि दो तरह की वैलेंसी होती है, एक जो टूट जाए, एक जो ना टूटे। एक जो टूट जाए, एक जो ना टूटे। एक जो टूट गई वैलेंसी, कौन टूटता था? आयोनाइजेशन स्फीयर टूट जाता था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की सारी चीजें इंटैक्ट रहती थी। यानी कि एक तो टूट जाता था, दूसरा नहीं टूटता था। जो टूट जाता था दैट कंटेन्स व्हाट? आयोनाइजेशन स्फीयर में कौन सा होता था? आयनिक बॉन्ड। यानी कि जो टूट रहा है उसकी बॉन्डिंग कैसी है? आयनिक। और जो नहीं टूट रहा, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच की कैसी बॉन्डिंग है? बिल्कुल सही यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और आई कैन से स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम नहीं है कुछ। अभी समझो ना यार, वर्नर थ्योरी तब आई थी 1893 में, तब इलेक्ट्रॉन का भी नहीं पता था, ठीक है। और उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ढूंढ डाला, तो इसीलिए मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिख रही हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड लिख रही हूँ अभी, ठीक है। अब समझो, सोच रहे हो मैम बॉन्डिंग का भी कैसे पता हमें, है ना? अरे भाई वही थ्योरी पढ़ाने लगेंगे ना तुम्हें बिल्कुल इंटैक्ट, तो कुछ ही समझ नहीं आएगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने चेंज ला दी कि तुमको समझ में आ जाए। ओके, चलो अब आते बेटा। देखो, एक जो आयनिक बॉन्ड था वो क्या था? आयोनाइजेबल था ना? हाँ, तो यानी कि जो भी आउटर वैलेंसी थी वो क्या थी? आयोनाइजेबल थी, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड पानी में अनस्टेबल होता है यार, नमक पानी में घुल जाता है, घुलता है कि नहीं घुलता? पेट्रोल को घोल के दिखा दो पानी में,
कोवेलेंट बॉन्ड है पेट्रोल के अंदर, नहीं घुलेगा ना। अब इस बात को समझो कि जो आयनिक बॉन्ड था वो कैसा होता है, आयोनाइजेबल होता है। आयनिक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है पानी के अंदर, पानी के बाहर नहीं कह रही मैं, मीडियम में कह रही हूं मैं, पानी के अंदर, पानी के बाहर बहुत ही स्टेबल होता है बेटा आयनिक बॉन्ड, लेकिन पानी के अंदर बेचारा वीक हो जाता है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, याद है, समझ में आ रहा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पढ़ के आ चुके हो पहले, बस डॉट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दूं, जो आयनिक बॉन्ड था वो आयोनाइजेबल है, क्लियर, आयोनाइजेबल है, और क्या है, अब देखो एक बात बताओ, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, बिल्कुल सही, नॉन आयोनाइजेबल, क्लियर, डन। चलो अब आगे आते हैं। अब अगर ये आयनिक है, आयोनाइजेबल है, तो मुझे बता दो आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। क्यों होता है डायरेक्शनल, याद करो ओवरलैपिंग यार, केमिकल बॉन्डिंग, एस ऑर्बिटल आ रहा है, पी ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों इस तरह से आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन अगर तुम गलत डायरेक्शन से ले आओ दोनों को तो दोनों ओवरलैप नहीं करते। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें है डायरेक्शनल नेचर, और इसमें कैसा है बेटा जी, इसमें है नॉन डायरेक्शनल नेचर। क्या इतनी बात समझ में आई, आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा देखिए, बस मैं इनको बाद में देख लेना, इनको बाद में देख लेना, अभी तुम पहले पोस्टुलेट समझ लो इसके साथ, दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट समझिए बेटा। यहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, दूसरा पार्ट समझने के लिए ना, अभी मैं एक ट्रिक बता दूंगी, अभी समझ लो, ठीक है, अभी मैं लिख रही हूं, लास्ट में मैं ट्रिक बता दूंगी। देखो, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बराबर होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के। क्लियर हो गई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं बेटा, आगे समझो इस बात को कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है, इट इज जनरली सेटिस्फाइड, ये देखो ये बाहर है ना, ये बाहर है ना, ठीक है, जनरली सेटिस्फाइड, जनरली बात हो रही है, हर किसी में नहीं होगा ऐसा, कैटायन भी सेटिस्फाई कर सकता है, ये जनरली बात हो रही है, जनरली सेटिस्फाइड by anion outside the coordination sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, बाहर बेटा ये जो है ये इसको सेटिस्फाई करती है। कोई भी एनायन ले लेंगे आप, जनरली एनायन होता है बेटा, कैटायन भी हो सकता है, बट जनरली जो ज्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे उसमें आपको एनायन मिलेगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड ligand, generally satisfied by the neutral, negatively charged, positively charged and negatively and positively charged ligand in the coordination sphere। इतनी बात समझ आई, तो ये हो गया 1 2 3, डिफरेंस भी चल रहा है बेटा साथ में, ठीक है, साथ में डिफरेंस भी कर रहे हो। अब देखना, जब प्राइमरी वैलेंसी आप लेते हो बेटा, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डॉट 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 लाइन से दिखाते हो, और सेकेंडरी वैलेंसी वहीं
जो है वो आप एक बोल्ड लाइन से दिखाते हो, बोल्ड लाइन से दिखाते हो। ठीक है, देख लो बेटा, ये है टोटल वर्नर थ्योरी। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आई रेकमेंड कि आप कॉपी में इसके नोट्स बनाओ। कॉपी में बनाओगे बेटा तो एक बार में याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, और क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे पास एक बेसिक तैयार होगा। ठीक है, इससे शॉर्ट तुम्हें वर्नर थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो बेटा एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं बेटा। वर्नर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन होती है दो वैलेंसीज के बेसिस पर, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो मेरी प्राइमरी वैलेंसी है वो होती है आउटसाइड, बाहर, बाहर। जैसे कि अगर मान लो मैं लिख दूं CONH3 का होल 6 Cl3, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो बेटा ये जो अंदर है, ये जो अंदर है, ठीक है, ये देखना, ये जो बाहर लिखी हुई है, बाहर कितना लिखा हुआ है, 3 Cl लिखा हुआ है ना, ये एनायन है, देखो एनायन है। मैंने क्या लिखा था, जनरली सेटिस्फाइड बाय द एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या कर रहे हैं बेटा, ये इसको देख लो, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, इसका 3 नेगेटिव निकलेगा तो इसको 3 पॉजिटिव आएगा, तभी तो दोनों न्यूट्रल हुए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही तो न्यूट्रल होता है भाई। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। ये बेटा ये जो अंदर तुम्हें नजर आ रही है, ये जो अंदर नजर आ रही है 6 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 6 से ये कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा इसका, ये इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो भी आपका मेटल है उसके वो जो मेटल है वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है। मेरी बात समझ में आ रही? कितने लिगेंड से सराउंडेड है। मान लो सपोज तुम बीच में बैठे हो और तुम्हारे आसपास 3 लोग बैठे हो, तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो 3 हुआ, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय 3 पीपल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ऐसे ही समझो दैट मेटल इज सराउंडेड बाय 6 अमाइन। अमाइन होगा ना इसका नाम, हाँ याद करो आईपीएससी। ठीक है, तो अमाइन 6 अमाइन से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो रही है बात? 6 हो गई, 6 हो गया, समझ में आया? अब देखो मैंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि मेरी सेकेंडरी वैलेंसी तो हो गई है इसकी 6, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई है इसकी 6। देखो अब देखो, अगर मैं इसकी प्राइमरी वैलेंसी पूछूं तो प्राइमरी वैलेंसी बराबर होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको आईयूपीएसी जब सिखाया था, तो मैंने आपको सिखाया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी बताओ कितना आएगा? बिल्कुल सही, +3। ठीक है, अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 आएगा, लेकिन अब प्लस नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी है। वैलेंसी को कभी भी आप, वैलेंसी में कभी भी आप प्लस माइनस कोई भी चार्ज नहीं लगाते हो। वैलेंसी पता है ना, विदाउट साइन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर विद साइन होता है, तो आप साइन हटा देना। ठीक है, अब आगे देखना बेटा जी, ये है प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई, ये सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई। जो बाहर लिखा हुआ है वो मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर है, जो Cl माइनस है, ठीक है, वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। ये जो अंदर लिखा है ये क्या है, मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब इस बात को ध्यान से समझो, जो बाहर लिखा है एक एक पॉइंट समझो, इस बात से एक एक पॉइंट समझेंगे बेटा। ये जो Cl माइनस लिखा हुआ है बाहर, ठीक है, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड शेयर कर रहा है इसके साथ, यानी इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए ये आयोनाइजेबल है और इसीलिए ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आप देखो बेटा एक चीज समझो यहाँ पर कि क्योंकि ये टूट जाता है, पानी में आप डालोगे तो ये जो आयंस बाहर पड़े हुए हैं ये जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे बेटा, निकल जाएंगे। क्योंकि ये टूट जाएंगे इसके लिए चले जाते हैं बेटा, इनसे जो नाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, वो पानी में जाने से पहले तक का ही है। तो धागा क्या है, कमजोर है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे बेटा, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि साथ में तो था पर चला गया। ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाला, तो इसको आप क्या बताओगे, इसको आप बोल्ड लाइन से दिखा दोगे कि इससे मेरा जन्म जन्म का नाता है। क्लियर, डन? अच्छा बेटा समझिए, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया इसका। हाँ, ये आयोनाइजेबल
और नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये कोवेलेंट, नॉन आयोनाइजेबल, टूट नहीं सकता बेटा, और डायरेक्शनल नेचर है इसमें, है ना। डायरेक्शनल नेचर का मतलब समझ लो, ओवरलैपिंग याद करो बेटा, अगर डायरेक्शन सही डायरेक्शन से नहीं आएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं तो होता था यार, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भूल गए क्या, वही तो होता था, आयनिक बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग होती नहीं यार, कहां से होगी। चलो वो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ पढ़ाने बैठूंगी तो बस हो गया। अब आ जाओ, ये हो गया, ये बाहर वाली जो वैलेंसी है, बाहर जो वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी है, जो बाहर वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी होगी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, और सेकेंडरी जो है बेटा वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए एनायन से जनरली सेटिस्फाई होती है प्राइमरी वैलेंसी, एंड दिस इज सेटिस्फाइड बाय द, ये जो भी है वो अंदर मिल जाएगा। देख लो अभी न्यूट्रल लिगेंड है, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव मिल जाए कभी नेगेटिव मिल जाए, लिगेंड तो अथाह प्रकार के हैं, कोई सा भी अंदर हो सकता है। क्लियर बेटा। अब आते हैं आगे बोल्ड लाइन, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिए, एक से जन्म जन्म का नाता और एक से नाता तो था पर टूटता जा रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको डैश 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 से दिखाना है और इसको बोल्ड लाइन से दिखाना है। देखिए बेटा एक बार फटाफट से इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या ट्रिक्स हैं जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए बेटा, देखिए अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो देखिएगा बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपने बनाया बीच में सेंट्रल एटम कोबाल्ट, अब मैंने क्या कहा था, इससे जन्म जन्म का नाता है, जब जन्म जन्म का नाता है तो कैसा बॉन्ड दिखाएंगे आप, बोल्ड बॉन्ड दिखाएंगे, बोल्ड स्टेप लेंगे। जब है जन्म जन्म का नाता तो बताइए, दिखाइए उस जन्म जन्म के नाते को, तो सबको अपने बोल्ड लाइन से बता दिया, और जिससे नाता है उसको अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है, बी बोल्ड हो गया। अब कौन बच गया बेटा, हमारा बच गया Cl। अब क्योंकि बेचारे से नाता तो है लेकिन तभी तक का है जब तक हम पानी में नहीं जाते, हम किसी सॉल्वेंट में नहीं कूदी मारते, तो इसीलिए इसको बेचारे को कैसे दिखा देंगे कि यार बस तेरे से जन्म जन्म का नाता नहीं है, बस तू दूर ही रहे। क्लियर हो रही है बात मेरी, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, जन्म जन्म का नहीं जन्म का, क्लियर हो गया। ये याद हो गया बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसको आप डैश लाइन से दिखाते हो किसको बोल्ड से दिखाते हो। आई होप जितना मैंने पढ़ाया होगा उतना तुम्हें यहाँ छप गया होगा, छपना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था इसका, वो ये तो आप समझ ही लोगे, ये तो पहला ही था पुराना, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि एक आयनिक होता है, आयनाइजेबल होता है, और क्या होता है बेटा नॉन डायरेक्शनल होता है, वो सारे तो बॉन्डिंग के वाले पार्ट हो गया, वो तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर के थ्रू, अब सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट से ही सवाल लगेगा, उसकी ट्रिक आप देखिए। जब आपको सेकंड पॉइंट जो याद रखना है बेटा, देखो वर्नर थ्योरी को ना मैं अब सिर्फ एक ट्रिक में सहेज दूं, बस उस ट्रिक को याद रख लेना तुम्हारा सवाल हो जाएगा। देखिए बेटा जी, देखिए ट्रिक है, ट्रिक इज POCS। POCS क्या है देख लो, बहुत आसान है, प्राइमरी वैलेंसी बराबर है ऑक्सीडेशन नंबर के, और सेकेंडरी वैलेंसी बराबर है कोऑर्डिनेशन नंबर के। बस POCS याद रखो और सवाल कर जाओ।
क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई बेटा? सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है, वो यही भूल जाते हैं कौन सी किसकी इक्वल लेनी है यार। सब याद रह जाएगा, बाहर वाला तो पता ही है, वो तो जानेंगे उसमें एक ना एक दिन, ठीक है, डैश से ही रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जो भूलते हैं वो ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं। तो आप इसके लिए याद रखेंगे ट्रिक इज POCS। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है मेरा सेकेंडरी वैलेंसी के। डन, समझ में आ? क्लियर? ओके, तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे वर्नर थ्योरी के अगले लेक्चर में, और उस अगले लेक्चर में होंगे वर्नर थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, CBSE के, IIT के और नीट के, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा वो सारे मिक्स्ड अप होंगे, मैंने हर एक जगह से क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने मर्ज अप किए हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, इतने लेक्चर को समाप्त कर लो अपने माइंड में, ओके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।